समर वेकेशन के रिगार्डिंग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो आपका ग्रुप बना हुआ है ना, इंडिविजुअल ग्रुप नितिका, आप वहां पे बता दो, है ना। इट्स ओके, कोई ओके बात। मैम। ठीक है। हाँ शगनप्रीत, शगनप्रीत बोलो बोलो। नथिंग मैम, वो गलती से हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी कोई स्टूडेंट रहता है नितिका के अलावा, जितने बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं? याशिका आ गई है क्या? याशिका है, ठीक है। ठीक है, पंकज है, नितिन, नितिन आर यू हियर? यस मैम। थोड़ा एक्टिव रहो बेटा। प्रांशुल है, जतिन आ गया है। अंकिता, अंकिता है? अंकिता, कल मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी, तो जो नहीं आया था वो रिकॉर्डिंग देख के आए हो? बताओ। नहीं देख के आए तो क्यों नहीं देख के आए? डांट लगा दो तुम लोगों को अच्छे से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो थे, अराउंड 28-30 स्टूडेंट्स थे। आप में से जिन्होंने नहीं लगाई वो रिकॉर्डिंग देख के आना, क्योंकि कल का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, मेंस के लिए और एडवांस दोनों के लिए। तो आपने अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो उसको प्लीज देख के आना, मतलब देख लेना। संडे को टेस्ट है ना, है ना, और उसमें से कल वाले लेक्चर में से 3 क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, तो जो आप लोगों का बेटा टेस्ट होगा ना, आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो, एक तो चीटिंग करके नहीं टेस्ट देना है ना। ये तो आप लोगों की सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपको ध्यान, बेशक आपके आए 30 नंबर पूरे 300 में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट हाँ ये ध्यान रखना कि कोई चीटिंग करके नहीं दे। हाँ हाँ, तो वो चीटिंग करके कोई नहीं देगा, पहली चीज। दूसरा, आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, राइट। उसके बाद उसको प्रॉपर सॉल्व करना है, देन आंसर आपको मार्क करना है। जो क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उसको प्लीज देखते ही स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना, बट कोई चीटिंग नहीं करेगा। अभी से ये आदत बनाओगे तब आपको हेल्प करेगा, नहीं तो यहाँ पे तुम्हारे 150, 160 नंबर आ रहे हैं, जब फाइनल पेपर आएगा वहां पे 60 ही नहीं बनेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखना अपना इस प्रिपरेशन की जर्नी में, ठीक है। कम करो, कम नंबर आ रहे हैं कोई बात नहीं, हम लोग हैं आपको इम्प्रूव कराने के लिए। बट अगर आप पहले ही मान लो 200 170 नंबर लाओगे, तो हमें लगेगा इसको तो सब कुछ आता है बच्चे को, फिर हम आपका वीक वीक पॉइंट कैसे पता लगा पाएंगे? नहीं पता लगा पाएंगे ना। तो इसीलिए ईमानदारी से पेपर करो, ठीक है। घर में ऐसा माहौल बनाओ 3 घंटे का कि तुम्हारा पेपर हो रहा है, किसी को परमिशन मत दो आने की, राइट। अपना ईमानदारी के साथ पेपर करो। अगर तुम चीटिंग करोगे फिर तुम्हारे पेरेंट्स को मैं बोलूंगी कि आप इनके साथ बैठो संडे को, ध्यान रखना ये, ठीक है। सो आज का जो हमारा चैप्टर है, प्रवीण आ गया है क्या? प्रवीण, निशांत, यस मैम। निशांत इज हियर, ओके, ठीक है। जसिका आ गई है, ऑल राइट। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज आपका लास्ट लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो जो टॉपिक है दैट इज बैटरी, फ्यूल सेल एंड कोरोजन। ये बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, राइट। और इससे जेईई में सवाल कंपैरेटिवली जितने मैंने टॉपिक्स तुम्हें पढ़ाए उससे काफी कम बनते हैं, ठीक है जी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट मेंस में अगर मैं बोलूँ तो इससे सिंपल थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। तो इस टॉपिक के लिए तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, नथिंग एल्स। वैसे तो तुम वही कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो मैं भी इसको एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी, राइट। तो एनसीईआरटी में अपने आप में काफी अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको हम करेंगे। ये टॉपिक जल्दी हो जाएगा, उसके बाद जो टाइम बचेगा तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर,
यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो पहले एक बार ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो तुम्हें डाउट आएगा वो आप पूछ लेना, ठीक है जी। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, मैंने कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी, कुछ स्टूडेंट्स ने वो क्लास अटेंड नहीं की थी, है ना। तो प्लीज आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना, वहां पे मैंने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया था, ठीक है। और वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी उनको पता होगा कि उन्होंने किस तरीके से उसको पढ़ा था, ठीक है। वहां पे जो एक एक चीज करवाई है मैंने, वहां वो आपको नोट्स बनाने हैं उसके प्रॉपर ढंग से, ठीक है। और जैसे जैसे वहां पे पढ़ाया है मैंने बताना है, मतलब आप लोगों को करना है। तो बेसिकली हमने बात की थी एक्वा सॉल्यूशंस में, हमने बात की जैसे हमने NaCl का देखा था इलेक्ट्रोलिसिस एक्वा सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का देखा था, है ना, एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड का देखा था, एक्वा सोडियम सल्फेट का देखा था। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लोगे तो क्या होगा, है ना। अगर मान लो तुम लाइक एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लोगे तो क्या होगा, जो हमने देखा था एग्जांपल, जिसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे थे और कॉपर की इलेक्ट्रोड उसमें डाल रखी थी हमने, याद है। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने करवाने हैं आज की क्लास में, जो मुझे लगता है आप लोगों को डाउट आएगा। ये मैंने कल करवा दिया था, बट इसमें जब मैं इसको दूसरे तरीके से कर रही थी क्वेश्चन को सोल्व, तो आंसर नहीं आ रहा था। तो फिर वहां पे मेरे को एक चीज याद पता लगी कि वो चीज आपको बतानी पड़ेगी मुझे क्लास में, तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा करवाऊंगी, राइट। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, देन फिर हम इन क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट। चलिए आइए मेरा बेटा, आपको अगर इसके नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हो, अगर नहीं बनाने तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। तुम NCERT को रीड कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखोगे ना, लिखने से क्या होता है ना बेटा, हमें पता होता है हम क्या लिख रहे हैं, थोड़ा दिमाग में भी आता है कि लाइक अच्छा ये ऐसे ऐसे होगा, तो लिखने की आदत अच्छी होती है, ठीक है। राइटिंग हैबिट इज वेरी गुड हैबिट, राइट। तो चलो अगर हम बात करते हैं बैटरी की, ठीक है। बैटरी और सेल टेक्निकली दोनों सेम है, ठीक है, जब हम बैटरी की बात करते हैं या सेल की बात करते हैं, राइट। सो देखो, जब मैं सेल की बात करती हूँ तो मतलब वो दिखा रहा है कि एक सिंगल गैल्वेनिक अरेंजमेंट को दिखा रहा है, जबकि जब मैं बैटरी की बात करती हूँ तो उसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स जो होते हैं वो आपस में सीरीज में अटैच होते हैं, राइट। ये जो सब चीजें मैं बोल रही हूँ वो ऑलरेडी तुम्हारी NCERT में लिखा हुआ है, मैं कुछ अलग नहीं बोल रही, ठीक है। जैसे हम लोग क्या पढ़ चुके, गैल्वेनिक सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया था, गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था इट वाज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसमें हम क्या कर रहे थे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही थी, याद है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। केमिकल एनर्जी वर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही कर रहे थे। केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। तो आपका जो बैटरी है, सेल है, उसी का ही एग्जाम्पल है, राइट। So basically, battery is an electrochemical cell, a device for interconverting chemical energy and electrical energy. ठीक है, a battery takes the energy released by spontaneous chemical reaction and use it to produce electricity. ठीक है जी, yes or no? तो अब आपको इसमें क्या करना है, देखो जो आप इसमें बैटरीज पढ़ोगे ना, कौन कौन सी पढ़ोगे, एक तो प्राइमरी बैटरी पढ़ोगे, प्राइमरी को मैं ऐसे लिखूंगी, ऑर्गेनिक पढ़ा पढ़ा के वैसा याद हो गया मेरे को, ठीक है। और सेकेंडरी बैटरी, मैम जो इसमें हाँ, इंटर कन्वर्टिंग वर्ड आया है उसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी चेंज होगी। नहीं, इसमें जनरली जो होती है केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तुम्हारा गैल्वेनिक सेल भी आ जाता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी आ जाता है, तो आपस में केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। सो आपका बैटरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही, मतलब इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही बोलते हैं, राइट, जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ी थी, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक। तो यस, इंटर कन्वर्टिंग का मतलब वही है, राइट। चलिए, अब जो आपके प्राइमरी सेल होते हैं, या यू कैन से प्राइमरी बैटरी होते हैं, वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, वो भी मैं लिखवा भी दूंगी, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे लिए ऑलरेडी, मतलब यूज एंड थ्रो, यूज किया
फेंक दिया। अब अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी का, तो इसके सबसे कॉमन एग्जांपल कौन से होंगे? जो आपके रिमोट में सेल होते हैं, ठीक है, जो आप रिमोट में यूज करते हो, जो आप टॉर्च में यूज करते हो। यस, ये आपके क्या किसके एग्जांपल होते हैं? प्राइमरी सेल के एग्जांपल होते हैं। यस और नो? ठीक है, तो ये आपके नॉन रिचार्जेबल होते हैं, मतलब एक बार इसको यूज किया और फिर जो हो गया थ्रो कर दिया। तो जैसे आपका क्या बोलते हैं, किस किस में, एक जैसे आप टॉर्च में यूज कर लेते हो, और किस में आप यूज करते हो? टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, राइट, ये सारे। सेकेंडरी बैटरी क्या होते हैं? जो रिचार्जेबल होते हैं। इनको हम कहाँ यूज करते हैं? ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, इन्वर्टर्स, है ना। जो अगर हमारे घर में इन्वर्टर है तो उसमें जो बैटरी होती है दैट इज सेकेंडरी बैटरी, है ना। लेड एसिड बैटरीज का एग्जांपल है, निकल कैडमियम वाली बैटरीज का एग्जांपल है। जो एक बार क्या होती है, क्या करते हैं हम लोग, जब लाइट चली जाती है तो हम उसको यूज करते हैं, यस और नो। और जब लाइट आ जाती है तो दोबारा वो चार्ज हो जाती है, राइट, यही होता है ना। तो रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला काम चलता रहता है उसमें। बट प्राइमरी सेल में क्या है? नॉन रिचार्जेबल है, एक बार खत्म तो गए। क्या होता है, जैसे किसी का भी एग्जांपल ले लो, टीवी में रिमोट आप डालते हो, राइट, टीवी में आप रिमोट डालते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, वीक होने लग जाता है। याद है? याद क्या, तुम करते ही होगे, कई बार हमारा नहीं चलता तो हम कैसे करते हैं, ठक 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 करते हैं उसको, करते हैं कि नहीं करते? तो बेसिकली क्या होता है, टाइम के साथ साथ वो वीक होने लग जाता है। क्यों होने लगते हैं मैं बताऊंगी इसका रीजन, राइट। तो एक बार गए वो गए, फेंक देते हो, नए लेके आते हो आप, राइट। तो ये हमें पढ़ना है। सिंपल है, मतलब आपके थ्योरेटिकल पोर्शन, इसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, बट यस जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो प्राइमरी बैटरीज में क्या है, इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर ओनली वंस and after use over a period of time battery becomes dead and cannot be reused again। किसी को यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दो, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल, अगर मैं प्राइमरी बैटरी का आपको एग्जांपल बताऊं तो ड्राई सेल, ये वही ड्राई सेल है जो मैंने बोला, जो आप टॉर्च में, टीवी रिमोट या एसी रिमोट में इसमें आप यूज करते हो। इसको हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, ठीक है, लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। लेक्लांचे जो बेसिकली क्या किया था, जिसने नाम था साइंटिस्ट का, डिस्कवर करने के बाद इसका नाम लेक्लांचे सेल भी बोल दिया गया था, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा नहीं, डोंट वरी, बस ये ध्यान रखना ड्राई सेल को आप लेक्लांचे सेल भी बोलते हो, डिस्कवरी के बाद ये नाम लिखा। विच इज यूज्ड कॉमनली इन आवर ट्रांजिस्टर, क्लॉक्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑल सब्सटेंसेस आर ईदर प्योर और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड। जो भी इसमें सब्सटेंस यूज किए जाएंगे या तो प्योर सॉलिड होंगे या प्योर लिक्विड होंगे, राइट। अब प्राइमरी बैटरी में ही मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, दो तरह के आपको सेल पढ़ने, कौन कौन से? ड्राई सेल और मरकरी सेल। मरकरी सेल वो छोटे वाले होते हैं, देखा तुमने, जो डिजिटल क्लॉक्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम डालते हैं, कैलकुलेटर में यूज करते हैं हम लोग, है ना, और जो डिजिटल वॉचेस आते हैं उसमें हम यूज करते हैं, छोटे वाले जो होते हैं सिल्वर कलर के। आप रिलेट कर पा रहे हो, इस टाइम तो मेरे पास नहीं है वो, है ना, उसको हम बटन सेल भी बोलते हैं, बटन की शेप में होते हैं ना छोटे से, बटन सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है जी, बोलो। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा प्राइमरी बैटरी में, हम बात करेंगे किसकी, ड्राई सेल की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारे पास रिमोट के सेल होते हैं, अगर तुम्हारे पास इस टाइम है तो तुम जो है वो निकाल भी सकते हो। ब्लू कलर का होगा ना तुम्हारे पास, ब्लू या रेड कलर का, राइट, तो तुम देख भी सकते हो। कभी तुमने उसको खोल के देखा है? जब तुम खोल के देखोगे ना तो क्या है, जब उसकी कवरिंग उतारोगे तो सिल्वर सिल्वर कलर का दिखेगा, राइट, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, जिंक कंटेनर है, मतलब जो सिल्वर सिल्वर है वो जिंक है, आपका एनोड की तरह वो काम करता है, राइट। और जब आप उसको तोड़ोगे तो ब्लैक कलर की रोड निकलती, जो यहाँ पे पिक्चर में तुम्हें दिखा रखी है, देखो इधर, ये दिख रहा है, ये
ये ग्रेफाइट की रोड होती है और ये कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, ठीक है जी, ये कैथोड की तरह काम करते हैं। और जो ये मसाला, काला काला मसाला निकलता है उसमें से, करना अगर तुम्हारे घर में हो जो सेल खराब हो रखे हो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देना उसका, ठीक है। उसके अंदर से जो काला वो निकलता है, ऐसे बिल्कुल लिक्विड तो नहीं होता प्योर, ऐसे पाउडर फॉर्म सा होता होगा, पेस्ट सा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका MnO2 होता है, ठीक है, NH4Cl और कार्बन ब्लैक का पेस्ट होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसको हटा दो, ठीक है। तो पेस्ट ऑफ NH4Cl है ना, एंड ZnCl2 का क्या होता है, पेस्ट होता है। और क्या होता है उसमें, MnO2 भी होता है, ठीक है, और कार्बन भी होता है, राइट। तो यानी कि ड्राई सेल में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि एनोड क्या है, जिंक, ठीक है, वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। उसके अलावा जो कैथोड है, ग्रेफाइट की जो रोड है, कार्बन की रोड है, वो कैथोड की तरह काम करेगी। और जो इसमें मेरा बेटा इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है, जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक Cl2 है, जिंक क्लोराइड, वो आपका पेस्ट होगा जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह वहां पे बिहेव करेगा, राइट। अच्छा, अब बात आती है इसमें रिएक्शंस कैसे होंगी। रिएक्शन आप लोगों को मैम ध्यान रखनी है कि हाँ थोड़ा सा देख लो, देखो बहुत ज्यादा नहीं पूछता हो इसमें से। रीजन ये है कि आपने ऑलरेडी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं इस चैप्टर में कि इस पे उसका ध्यान कम जाता है। बट मान लो किसी इक्की दुक्की शिफ्ट में उसने कुछ कुछ पूछ लिया, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ब्लैंक हो जाओ और वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा, यस और नो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका गया वो हाथ से 4 नंबर। आने के चांसेस रेयर हैं, कम है, बट आ भी सकता है, आए भी हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगी, हम लोग जनरली क्या करते हैं, तुम एक बताओ, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं जिसमें हम गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलिटिक, क्या करते थे, एनोड और कैथोड की बात करते हैं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक किसमें कन्वर्ट होगा, जिंक 2+ आयंस में, ठीक है। जो जिंक है वो क्या देगा सोल्यूशन में, जिंक 2+ आयंस देगा, यस और नो, राइट, ठीक है मैम देगा। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें जो कैथोड की रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, MnO2 उसमें लिखते हो, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम प्लस अमोनियम कैटायन आयन लिया है और ये कन्वर्ट होता है इसमें, देख रहे हो, ये कन्वर्ट होता है इसमें, ठीक है, और अमोनिया गैस यहाँ पे निकलती है। तो मैम ये रिएक्शन हमें ध्यान रखनी है। हाँ, तो आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कैथोड के केस में जो आप MnO2 यूज कर रहे हो, उसमें जो MnO2 है रिएक्टेंट की साइड, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दिख रहा है सबको। और अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट साइड पे, तो कितने में, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो +3 में है। कैसे निकालोगे देखना एक बार, Mn, ऑक्सीजन -2 में होगा, हाइड्रोक्साइड -1 में होता है ना, तो इस पे कितने का होगा, +3 का होगा। इज दैट क्लियर, बताइए भाई, ठीक है। और आपका यहाँ पे पानी भी निकलता है, लिखना है तो लिख दो, वरना कोई बात नहीं, राइट। अब होता क्या है मेरा बेटा, जो यहाँ पे आपका अमोनिया निकल रहा है, क्या हो रहा है, कैथोड पे जो रिएक्शंस हो रही हैं, पहले मेरे को कंप्लीट करने दो, मैं बाद में लूंगी आपके जो भी डाउट है। जो यहाँ पे अमोनिया गैस निकल रही है, ध्यान से सुनना आप, और यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बैलेंसिंग बैलेंसिंग यार तुम कर लेना, जरूरत नहीं है। तो जो एनोड के टाइम पे जिंक जो है, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही इलेक्ट्रॉन ये लेके ये अमोनिया गैस यहाँ पे मिल गया। तो जैसे जैसे सोल्यूशन में जिंक 2+ आयंस मिल रहे हैं, वो क्या करता है, अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है और ये बना देता है, देखो ये बना लेता है। तो मतलब जो जिंक 2+ में चेंज हो रहा है, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसका मतलब जो जिंक 2+ आयंस है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है सोल्यूशन में, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ना, यही रीजन होता है कि विद टाइम आपका सेल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है।
कंसंट्रेशन वहां पे चेंज हो रही है, इस रीजन की वजह से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तभी तो वो वीक पड़ने लग जाता है और एकदम पे वो पूरा ही डेड हो जाता है, फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है प्रॉपर ढंग से कि इन द रिएक्शन एट कैथोड, वो कह रहा है जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है उसमें मैग्नीज जो है +4 से +3 में जा रहा है, और जो रिएक्शन में अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है वो जिंक 2+ के साथ क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो हम ये ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये हम पढ़ेंगे भी सही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं, वी विल स्टडी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। और जो सेल का पोटेंशियल है वो नियरली कितना होता है, 1.5 होता है, कितना होता है 1.5, और टाइम के साथ क्या होता जाता है, वोल्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, वोल्टेज कम होती जाएगी, धीरे 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 वो पूरी तरह फिर डेड हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो ये आपको बस पढ़ना है प्राइमरी बैटरी में, ड्राई सेल में ये पढ़ना है। क्या क्या ध्यान रखना है, पहला मैग्नीज की ऑक्सीडेशन, Mn इज मैग्नीज, इधर देखो भाई, Mn इज मैग्नीज, अगर तुमने सुना है इसका नाम बहुत अच्छी बात है, वरना डी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, राइट। मैग्नीज की, मैग्नीशियम नहीं है ये, मैग्नीज है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चेंज हो रही है ये तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए, +4 से +3 में जा रहा है, और जो जिंक 2+ आयन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, अमोनिया जो लिबरेट हो रही है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। 1.5 वोल्ट इसका सेल पोटेंशियल है, लेकिन यूज करते रहोगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, यस और नो। और अगर मान लो यूज भी ना करो, मान लो आपके टॉर्च में सेल पड़े रह गए, आपने टॉर्च को यूज ही नहीं किया, तो क्या होगा, तो जो अमोनियम क्लोराइड है ना वो जिंक को खा जाएगा, कोरोड कर देगा, है ना, और कुछ टाइम बाद वो क्या करने लग जाता है, लीक करने लग जाता है, क्या करने लग जाता है, लीक करने लग जाता है, राइट, जिसकी वजह से आपका सेल खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, समझ में आ गई, जल्दी बताओ मेरे को, ठीक है। Yes, ma'am. अब बात आओ आगे, प्राइमरी बैटरी में अभी हमें सेकंड जो पढ़ना है, मैंने बोला एक ड्राई सेल पढ़ना है आपको और एक मरकरी सेल पढ़ना है। मरकरी सेल को हम बटन सेल भी बोलते हैं, ठीक है, जो आप अपने रिस्ट वॉचेस में, कैलकुलेटर में यूज करते हो, वो इस तरीके का होता है ना, वो देखो ध्यान से, ठीक है। हियरिंग एड्स में भी हम यूज करते हैं उसको। जो ये एग्जाम्पल है ना एनसीईआरटी ने जो लिखे हुए हैं वो आपको रट डालने, वो आपको रट डालने हैं। मरकरी सेल का कहाँ बोला है, हियरिंग, और मैंने बोल दिया कैलकुलेटर, बट जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वो दिमाग में छप जाने चाहिए तुम्हारे। हियरिंग एड्स में, वॉचेस में, इसमें जो मैंने ड्राई सेल बताया था वो कहाँ कहाँ बोला था इसने, देखना एक बार, ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स में, इज दैट क्लियर। तो ये रट जाने चाहिए तुम्हें एग्जाम्पल, क्योंकि इससे मैच द फॉलोइंग भी आते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो मरकरी सेल होता है वो किससे बना होता है आपका, जो, अब देखो हमें 3 बातें करनी है, एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एंड उसकी रिएक्शंस क्या होंगी, यही हमारा मेन काम होता है, राइट। तो इसमें जो होगा, इसमें काफी सारे पार्ट्स बना रखे हैं, अगर तुम मरकरी सेल में देख पाओगे, तो जो एनोड की तरह काम करता है वो होता है हमारा जिंक मरकरी एमलगम, ठीक है। जो ZnHg है उसको, जिसको हम एमलगम बोलते हैं, वो हमारा एनोड की तरह काम करता है, राइट। कैथोड की तरह काम करना क्या होता है, थोड़ा सा देखो रटने वाला है ये पोर्शन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि याद करना पड़ेगा आपको, एनोड कौन होता है इसमें, कैथोड कौन होता है। कैथोड कौन होता है, मरकरी का ऑक्साइड और जो कार्बन का पेस्ट होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, आप समझ रहे हो, वो एज अ कैथोड बिहेव करता है। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। अभी याद करो मेरे साथ सारे बच्चे, क्या एनोड कौन होता है, जिंक मरकरी, आपका कैथोड कौन होता है, पेस्ट ऑफ मरकरी का ऑक्साइड और कार्बन, राइट। इलेक्ट्रोलाइट
कौन है यहाँ पे, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड रटना है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ मरकरी सेल में से इनमें से कौन सा एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, बताओ इनमें से कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करता है, कौन सा एनोड की तरह बिहेव करता है। तो ये चीज तुम्हें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, राइट। अब रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन देखो, क्योंकि जिंक और मरकरी का जो बेसिकली जिसको हम एमलगम बोल रहे हैं वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो एनोड का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जिंक 0 में है, यहाँ पे जिंक +2 में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपने KOH लिया था, तो नो डाउट OH नेगेटिव लिया हुआ है काउंटर आयन, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया हुआ है, वाटर लगाया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये रिएक्शन है। उसके बाद है आपका ये क्या था, एनोड क्या था, मरकरी ऑक्साइड है, तो देखो ना +2 से 0 में जा रहा है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। स्क्रीन विजिबल किसको नहीं है रितिका के अलावा? मैम शो हो रहा है। ठीक है, एक बार प्लीज रिज्वाइन कर लो। रितिका कैन यू प्लीज रिज्वाइन? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वही वाटर लिया हुआ, बैलेंसिंग की हुई है, दिख रहा है आप सभी को। ये याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तो नो प्रॉब्लम। यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस, रिएक्शन से पूछने के चांस बहुत कम है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैं करा रही हूँ। हाँ, तुम्हारे उसमें आ सकता है, बोर्ड्स में, बोर्ड्स में आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी बैटरीज, तो आपको वहां पे ड्राई सेल और मरकरी सेल का वहां पे डालना पड़ेगा, यस और नो। या हो सकता है बोले कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी बैटरी, और कोई भी एक ले लो एग्जांपल प्राइमरी बैटरी का, तो आप मरकरी सेल भी ले सकते हो, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है, बना सकते हो तो, वरना अगर उसकी रिएक्शंस लिख दो आप, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट क्या है, रिएक्शन क्या है, तो आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, ये आता है पेपर में। क्लियर है? चलिए आइए। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मरकरी सेल बेटर है ड्राई सेल से, तो मानोगे तुम? देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो ओवरऑल सेल रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, बताना एक बार। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, ये से ये गया, क्या बना? जिंक मरकरी एमलगम, मरकरी का ऑक्साइड गिव्स, और क्या है वो, यहाँ पे वाटर से वाटर भी गया, जिंक ऑक्साइड, यही बचा, देखना एक बार, और मरकरी लिक्विड, यही है। क्या यहाँ पे तुम्हें कहीं पे भी आयंस की कंसंट्रेशन दिख रही है? या तो सॉलिड है, लिक्विड है, यस और नो? नो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आर प्रेजेंट। तो अगर आयंस ही नहीं प्रेजेंट है तो वो डिक्रीज भी नहीं होगी कंसंट्रेशन विद टाइम, यस और नो? तो अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज ही नहीं होगी तो क्या वो सेल वीक पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो सेल पोटेंशियल है वो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग इट्स लाइफ। अगर आपने अपने रिस्ट वॉच में जो सेल डाला हुआ है विच इज मरकरी सेल, ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी वॉच जो चल रही है वो हो जाएगी खत्म, बीच बीच में रुक रही नहीं। जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा 1.35 जो उसका सेल पोटेंशियल है वो एक ही बार खत्म होगा, यस और नो? वो एक ही बार आपका खत्म होगा। सो 1.35 जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ, बिकॉज उसने लिखा भी हुआ है ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन सॉल्यूशन whose concentration can change during its lifetime, yes or no? तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां से वो असर्शन रीजन बना सकता है, तुम्हारे बोर्ड्स में भी बना सकता है, तुम्हारे जेई में भी बना सकता है। इज दैट क्लियर? सीयूईटी जो भी तुम एग्जाम दोगे वहां पे ये आ सकता है, याद रहेगा। आपको वैल्यू नहीं याद रखनी है सेल पोटेंशियल की, आपको बस ये याद रखना है मरकरी सेल में सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ठीक है? किसी भी आयन की कोई कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं दिखा रहे हो फाइनल सेल रिएक्शन में, जबकि ड्राई सेल में क्या हो रहा है? जिंक की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है विद टाइम, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ बोलो। मैम मैंने ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि इसकी जो पोटेंशियल है चेंज नहीं होगा, तो मैम ये धीरे धीरे डेड कैसे होगा फिर?
कौन डेड होगा? सेल, कौन सा? ये वाला मैम, मरकरी सेल। मैंने कब बोला धीरे धीरे डेड हो रहा है? मैम डेड तो होगा ही ये धीरे धीरे। एक टाइम पे जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, इसकी जो वोल्टेज है 1.35 ये खत्म होगा, तो एक ही बार, ये नहीं क्या कि धीरे धीरे वीक पड़ रही है वो चीज, जैसे आपका ड्राई सेल में पड़ रही है, एक बार में ही होगा ये खत्म, राइट? ये मैंने बोला है। ऐसे नहीं कि मान लो तुमने 2 दिन, जैसे मैं बोझ का एग्जांपल ले रही हूँ, 3 दिन बाद देखा तुम्हारी घड़ी नहीं चल रही, यस और नो? यस तो मैम। एक टाइम पे ही होगा। अगर एक बार घड़ी चलनी बंद होगी तो वो बंद ही हो गई। अपन नहीं देखते घर में, यस मैम। वो मैं बोल रही हूँ बेटा, ठीक है? ओके मैम। उसके मैम बाद मुझे जो ड्राई नेक्स्ट, हाँ मैम उसमें जो कैथोड होता है वो तो ग्रेफाइट रोड का होता है, लेकिन उसमें जो रिएक्शन हो रही होती है हाँ, उसमें तो MnO2 आ जाता यस, है। कार्बन को हम नहीं दिखाते हैं बेटा कैथोड में, हम MnO2 करते हैं क्योंकि वो रिएक्शन में पार्ट ले रहा होता है। तो मैम ये इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होता है क्या? MnO2? जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है, साथ में जो पाउडर होता है उसमें MnO2 होता है। जब आपसे इलेक्ट्रोलाइट पूछे तो आप बोलोगे अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है वहां पे, राइट? ठीक है, ये ओके आपको बोलना है यहाँ पे। आगे चलते हैं मेरा बेटा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी की। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, ये बढ़िया है। क्या है देखना एक बार, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो। A secondary cell after use can be recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can be used again। मतलब रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम चलता रहता है यहाँ पे। A good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycles। The most important secondary cell is lead storage battery, जो हम commonly use करते हैं ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में, राइट? निकल कैडमियम सेल भी जो होता है वो भी आपका सेकेंडरी बैटरी में आता है, जो आपके जो महंगे वाले सेल होते हैं पैनासोनिक वाले, राइट? निकल कैडमियम सेल हैं वो, ठीक है? तो वो भी सेकेंडरी बैटरी में ही आते हैं। बट आपको जो आपके जो सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है लेड वाला, लेड एसिड बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी आपको डिस्कस करना है। निकल कैडमियम की एक रिएक्शन सी दे रखी है बस आपकी बुक में, उसकी वर्किंग के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी। तो अगर आपको उसकी रिएक्शन देखनी है एक बार देख लेना एनसीईआरटी से, बट उसका वर्किंग जैसा कुछ नहीं बोल रखा है एनसीईआरटी में, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बोर्ड्स के लिए भी नहीं करने की जरूरत और मेंस के लिए भी तुम छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बात? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? बस ये हो गया ना, चलो आगे देखते हैं। देखो अब सेकेंडरी बैटरी में हम बात करते हैं हमारी लेड स्टोरेज बैटरी, विच इज ऑल्सो यू कैन से लेड एसिड बैटरी। अब यहाँ पे भी बात ये आती है कि हमारा एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, राइट? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है हमें, ये ध्यान से देखो। देखो अब इसमें जो एनोड होता है ना मेरा बेटा, वो लेड होता है, ठीक है? आपका जो बेसिकली ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, लेड होता है या क्या होता है, जिंक होता है, ये सब तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी? अच्छा, अब इसमें बात ये आती है कैथोड क्या होता है। तो कैथोड यहाँ पे PbO2 होता है, ये तुम डायग्राम में थोड़ा देख भी रहे हो, ठीक है? कैथोड होता है PbO2, ठीक है? लेड कोटेड, ये भी लिख सकते हो इसमें, लेड कोटेड विद PbO2, ठीक है? लेड कोटेड विथ PbO2। और जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो होता है हमारा कुछ 38% बाय मास, कौन? कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है? यहाँ पे कई जगह ये भी लिखा होता है एक्वस H2SO4 भी लिखा होता है, ठीक है? तो वो तुम्हें लिखना है तो वो भी तुम लिख सकते हो, ठीक है? बट 38%, इसका मतलब क्या हुआ? 38 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यस और नो? अब बात आती है कि मैम इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन तुम्हें रटनी है बेटा,
बहुत अच्छे से याद करनी है इसकी। तो यहाँ पे जो पहली बात है, एनोड में क्या है, लेड है, राइट। आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, H2SO4 है। तो यहाँ पे जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज, मतलब बेसिकली जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उसकी रिएक्शन क्या है वो मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनोड पे क्या है, पीबी है, लेड है। तो लेड 0 से किस में जाएगा, यहाँ पे देखो +2 में जा रहा है। कैन यू सी दैट? मैं नीचे लिख देती हूँ, एक बार ध्यान से देखो। लेड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है लेड 2+, और इसका काउंटर आयन है यहाँ पे सल्फेट, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पे जो H2SO4 है उसका ये सल्फेट आयन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर? ये आपका क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। सेकंड आता है कैथोड। कैथोड में PbO2 विल बिहेव एज अ कैथोड। तो यहाँ पे +4 है, इसका रिडक्शन होगा तो देखो ये +2 में जा रहा है, दिख रहा है आपको। 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ठीक है। सल्फेट आयन, अब आपको कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग करनी है। 2 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पे जोड़ दिए हैं तुमने, 4 H+ आ गए यहाँ पे, दिख रहा है आपको। तो ये तुमने बैलेंसिंग कर दी। अब जो फाइनल रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखो। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, टाटा बाय बाय हुआ, और क्या बचा तुम्हारा, देखो लेड प्लस लेड ऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ H2SO4, देखो एक बार, लेड सल्फेट प्लस वाटर, यही मिलेगा तुम्हें, यस और नो। अब यहाँ पे ये किसकी मैंने रिएक्शन बताई है, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन बताई है, ठीक है। और अगर मैं चार्जिंग की बताऊंगी तो तुम क्या कर देना, रिवर्स कर देना इसको। नीचे लिख दूं मैं, नीचे लिख देती हूँ मैं। ये बात हो रही है डिस्चार्जिंग की। अगर मैं चार्जिंग की बात करूंगी तो ड्यूरिंग चार्जिंग, तो चार्जिंग क्या होगा देखना एक बार, इससे रिवर्स कर दो रिएक्शन को, क्या हो जाएगा, देखना, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगी। तो तुम एक याद रखो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। इज दैट क्लियर? एक याद रखो, अपने आप दूसरी हो जाएगी। अब ध्यान से देखो मेरी बात, कि जब तुम्हारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है, यस और नो? दिख रहा है आप लोगों को? रिएक्शन में क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जब आप जा रहे हो फॉरवर्ड में तो क्या हो रहा है, H2SO4 वहां पे कंज्यूम हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कंज्यूम होगा और इसकी कंसंट्रेशन डेंसिटी जो होगी सॉल्यूशन की वो डिक्रीज होगी, हो रही है, देखो एक बार। और अगर जब मैं चार्जिंग की बात करूंगी तो क्या होगा, जो H2SO4 है और लेड है, लेड ऑक्साइड है, वो क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, यस और नो? तो एक बात बताओ मुझे, जब 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहे हैं डिस्चार्जिंग पे तो आपको क्या दिख रहा है, कितने मोल ऑफ फेराडे आपको दिख रहे हैं, 2 मोल ऑफ फेराडे, यस और नो? जब मैं 1 मोल H2SO4 कंज्यूम करने की बात करूंगी तो हाउ मेनी फेराडे, 1 मोल ऑफ फेराडे, यस और नो? तो यहाँ पे तुम एक लाइन लिख सकते हो, लिखो एक बार, एक लाइन में बोल रही हूँ, व्हाइल डिस्चार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी, लिखो while discharging lead storage battery 1 Faraday of electricity 1 Faraday of electricity is withdrawn from battery 1 Faraday of electricity is withdrawn from battery 1 mole of sulfuric acid is consumed। तो मतलब जब 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है तो कितना फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप ले रहे हो बैटरी से, 1 फेराडे ले रहे हो, ठीक है। तो एन फैक्टर अगर मैं बोलूं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखना, एक बात जो मुझे कल भी बतानी थी तुम्हें जब मैं वो क्वेश्चन करवा रही थी, वो मैं आज दोबारा भी बता दूंगी, अब एक बार बता रही हूँ, एक बार ध्यान रखना, जो एन फैक्टर आप निकालते हो वो पर मोल के लिए निकालते हो,
पर मोल सब्सटेंस का कितना ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुआ है, ये आप सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला है, क्या बोला कि n फैक्टर आप पर मोल के लिए निकालते हो, यस और नो। तो जो n फैक्टर आएगा H2SO4 का वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात आपने लिख ली जितनी मैंने बोली है कि 1 मोल H2SO4 जब कंज्यूम होगा तो 1 फैराडे जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो आप विड्रॉ करोगे बैटरी से। और मैंने आपको ये तो ऑलरेडी बताया हुआ है, नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, बताया था मैंने। तो यहाँ पे मैं कैसे बोलूंगी, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम इनटू n फैक्टर, यस और नो। गेस लवप्रीत बोलो। मैम जब हमारा सेल रिचार्ज होगा तो वो रिएक्शन रिवर्स होगी, तो मैम हाँ। एनोड और कैथोड तो सेम ही रहेंगे क्या, ये चेंज हो जाएंगे? क्या मेरा बेटा, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी ना। देखो लेड सल्फेट यहाँ चला जाएगा, लेड यहाँ आ गया, और कैथोड में ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, देख लो। ओके मैम। तभी तो बनेगी ना ये वाली फाइनल इक्वेशन। देखो भाई सब बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा लवप्रीत ने, ध्यान से देखो। जो आपको मैंने चार्जिंग में इक्वेशन दिखाई वो कैसे बनेगी, लेड सल्फेट आपका रिएक्टेंट की साइड है, तो जो एनोड की रिएक्शन है यू हैव टू रिवर्स ना, यस और नो। तो वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा फिर, और जो कैथोड में रिएक्शन लिखी हुई है वो रिवर्स कर दोगे फिर वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, यस और नो। तो आप एक रिएक्शन याद रखो, डिस्चार्जिंग वाली, चार्जिंग वाली उससे उल्टी कर देना, खत्म। एक याद रखो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा बना लेना, ठीक है क्या, बोलो। चलो आ जाओ। ये तो थी आपकी बैटरी की बात, जहां पे आपको ये सिंपल सिंपल एनसीईआरटी की चीजें पढ़नी थी, नथिंग एल्स। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट फ्यूल सेल। अब भाई फ्यूल सेल जो है बड़े कमाल की चीज है, फ्यूल सेल बड़े ही कमाल की चीज है, क्यों, ठीक है। रॉकेट्स में हम इसको यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसका यूज बढ़ाया जाए, है ना, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री होता है। जब हम फ्यूल सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, H2 और O2 को यूज करके वाटर बनाते हैं विच इज पोल्यूशन फ्री। इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज हो रही होती, जो हमारे नेचर के लिए भी अच्छा है, यस और नो। दिक्कत ये है कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसकी डिसएडवांटेज ये है, ठीक है। तो बट नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको यूज में लाया जाए, है ना। तो यहाँ पे इसकी ना कुछ कुछ छोटी छोटी बातें लिखी हुई है मेरा बेटा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम देख लो एक बार, डायग्राम इस तरीके से इन्होंने बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से देखना एक बार, जो ये रोड्स बना रखी हैं ये प्लेटिनम की हैं, देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ से H2 को अंदर डाला जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन को अंदर डाला जा रहा है, और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट वो किसका है, KOH का, राइट। और जो H2 यहाँ पे देखो, जो ये वाली साइड है ये एनोड है, जहाँ पे बेसिकली H2 भेज रहे हैं, और जो ऑक्सीजन वाली साइड है वहां पे वो क्या है, कैथोड, ठीक है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है नहीं है, आपसे कोई डायग्राम नहीं बनाएगा। हाँ, अगर तुम्हारे पेपर में आ जाता है बोर्ड्स में कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूल सेल, तो बना के आ जाना। कुछ है क्या इसमें, एक कंटेनर बना लो, तो आउटलेट दिखा दो जिसमें से आप क्या कर रहे हो, H2O2 को डाल रहे हो, तो रोड दिखा दो, एनोड लेफ्ट साइड वाला, कैथोड आपका राइट साइड वाला, वो आपको दिख रहा है यहाँ, ठीक है। चलिए आइए आगे। तो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, जो इसने बातें बोल रखी है बस वही पढ़ना है। मेरा बहुत ज्यादा रोल है नहीं आज के लेक्चर में, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन आपको ये बता रही हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूजेस द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। ये सेल क्या करता है, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया जाता था, ठीक है, ताकि पानी मिले भाई पीने के लिए। द वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंडेंस्ड, ठंडा करके, एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। तो एक इसका ये यूज
ध्यान रख सकते हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का कहाँ यूज किया था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में क्वेश्चन आ चुका है जेई 2024 या 25 में। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बता दिया मैंने ये चीज आपको, जो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे, मैंने शायद प्लेटिनम की बोला था क्या, ग्रेफाइट की हैं, ठीक है, कार्बन रोड्स बोली हैं, ग्रेफाइट की हैं, तो इसके बीच में KOH का सोल्यूशन भरा गया है, ठीक है, दैट इज बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कुछ कैटलिस्ट भी इसमें यूज करे जाते हैं, लाइक प्लेटिनम और पैलेडियम। कैटलिस्ट का मेन काम होता है रिएक्शन को फास्ट करने का, तो इसलिए इनको यूज किया जाता है, याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है जी। आइए अब बात आती है मैम इनकी रिएक्शन कैसे होती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कैथोड की साइड में क्या था, ऑक्सीजन था, याद करो, तो क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देखो यहाँ पे O2 प्लस वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4 OH नेगेटिव, बैलेंसिंग करके यहाँ पे दे रखी है, देख सकते हो आप। 4 कितने ऑक्सीजन है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 4 OH नेगेटिव। जितना चार्ज प्रोडक्ट साइड है उतना ही रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे -4 का, यहाँ पे भी -4 का। इज दैट क्लियर? सो बैलेंसिंग कर रखी है, नथिंग एल्स। एनोड की बात करूंगी तो वहां पे H2 है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 4 OH नेगेटिव यहाँ होंगे, फिर वाटर भी आप बैलेंस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। यस और नो? तो अगर आप फाइनल इक्वेशन देखोगे तो 4 OH नेगेटिव कट जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो ये आपका बचेगा, वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, देखो भाई ध्यान से। और जो ये सेल है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, जब तक आप इसको रिएक्टेंट प्रोड्यूस करोगे, H2O2 देते रहोगे, तो अपना भाई ये काम करता रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता रहेगा। और इसकी जो एफिशिएंसी आती है भाई वो 70% आती है एज कंपेयर टू थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट क्या होते हैं, कोयले सुने होंगे तुमने, कोयले, ठीक है, कोयले को जलाते हो, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, फिर आपकी जो फिर वहां से स्टीम निकलती है, फिर वो टरबाइन को क्या बोलते हैं, गर्म करती है, ठीक है, तो काफी स्टेप्स में जाती है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो, H2O2 दे रहे हो, वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हमारे थर्मल प्लांट्स होते हैं, अगर मैं उससे कंपेयर करूं इनकी एफिशिएंसी, वो 70% होती है, 70%। ये बात याद रखनी पड़ेगी तुम लोगों को, याद रख लोगे क्या? यस मैम। ठीक है, जैसे जैसे देते जाओगे वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता रहेगा, ठीक है। फिर इसमें ये क्या है, ये तुम्हें पढ़ना है, मेरा कुछ है नहीं इसमें, ये तुम्हें याद करना है। क्या इसके कुछ फायदे बताए हुए हैं, राइट, वो आप लोगों को पढ़ना है, राइट। देख लो आप, there has been tremendous progress in the development of new electrode materials, better catalyst and electrolyte for increasing the efficiency of fuel cell, right. These have been used in automobile on an experimental basis. Fuel cell are pollution free, and in view of their future importance, a variety of fuel cell have been fabricated and tried. ठीक है, तो इसके क्या है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। तो यही है बस फ्यूल सेल में, और कुछ भी नहीं करना आपको, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना आपको, राइट। चलिए आइए, अब बात आती है कोरोजन की। तो कोरोजन क्या होता है भाई, जंग लगना, ठीक है। जंग लगने वाले कौन से एग्जाम्पल हैं, मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग जाना, राइट। और क्या होता है, कॉपर के बर्तन में अगर आप खुली हवा में छोड़ दोगे तो ग्रीन ग्रीन कलर की वो हो जाती है ना, कोटिंग हो जाती है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, जंग लगना। यस और नो? ठीक है, सिल्वर का टार्निश होना, ठीक है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो H2S होते हैं, कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, वो सिल्वर को टार्निश करते हैं। तो कुछ कुछ कोरोजन के एग्जांपल्स हो सकते हैं। जो हमारे सिलेबस में है, हमें क्या पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरा बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में, देख लो भाई एक बार क्या होता है।
जो आपका लो है उस पे क्या लगना, जंक लगना। रेडिश ब्राउन कलर आपने देखा ही होगा यार, हम डेली लाइफ में देखते हैं। और भाई इस कोरोजन की वजह से बहुत करोड़ों का नुकसान भी होता है, राइट। तो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके बचने के लिए क्या कर सकते हैं। अब बचेंगे तो भाई खर्चा आएगा, तो अब देखो क्या कर सकते हैं। तो जो रस्टिंग होती है बेटा, मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में होती है ये, राइट, यस और नो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ deterioration of metal as a result of its reaction with air और water। अगर मैं बात करूं लोहे की, तो वो अगर मॉइस्चर या एयर की प्रेजेंस में होता है तो स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो होता है, ठीक है, यस। क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अगर आप एयर और वाटर की प्रेजेंस में अगर मैं बात करूं, लोहे को आप लंबे समय तक रख रहे हो तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन धीरे धीरे उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे क्या बोला है, इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन को तो हमें पता ही है, जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.H2XH2, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज जनरली कॉज्ड बाय मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में उसकी वजह से क्या होती है, रस्टिंग होती है। तो एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या डायग्राम दिया हुआ है कि जो आयरन, जो रस्टिंग होती है बेटा आयरन की, जो जंग लगता है, राइट, वो बेसिकली क्या होता है, वो उसमें क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही वो बिहेव कर रहा होता है, राइट। वही होता है उसमें, एनोड पे रिएक्शन आप लिखते हो, कैथोड पे आप रिएक्शन लिखते हो, राइट, फिर आप फाइनल रिएक्शन करते हो। अब बात ये आती है कि कैथोड और एनोड पे कैसे होता है। देखो, जो आयरन है, ठीक है, उसके ऊपर ही कैथोड और एनोड की रिएक्शंस हो रही होती है। अब जो एनोड वाला पार्ट है, जो आयरन है, वो ऑक्सीडाइज होता है, फेरस आयन में +2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये होता है ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, एनोड, राइट। रिडक्शन क्या होता है, देखो आओ धीरे धीरे। देखो, सबसे पहले आपको एनोड वाली रिएक्शन याद रखनी है कि Fe विल कन्वर्ट इनटू Fe2+, ठीक है। इन्होंने बैलेंसिंग यहाँ पे कर रखी है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 4 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा +0.44, यस और नो। तो आयरन जो लो है उसके एक स्पॉट पे क्या हो रहा होता है, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। जो ये इलेक्ट्रॉन है लूज हो रहे हैं, अब ये क्या करेंगे, दूसरे स्पॉट पे जाएंगे, वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैसे, आइए देखो एक बार। इलेक्ट्रॉन रिलीज एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल and go to the another spot on the metal and reduce। सोना नहीं है यार, ये पढ़ना है तुम्हें भाई, 4 नंबर मिलेंगे इससे। ये मेरा करवाने का काम भी नहीं था, आइडली तो मैं हर साल बच्चों को खुद ही देती हुई करने के लिए, बट मुझे पता है तुम नहीं करोगे, इसलिए मैं करा दूं। मेरा ये था भी नहीं टॉपिक, टू बी ऑनेस्ट। and go to the another spot on the metal and reduce oxygen in the presence of H+ which is believed to be available। अब ये क्या है, कैथोड पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो गया किसमें, वाटर में, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब मैम ये H+ कहां से आया, एटमॉस्फेयर में CO2 है, मॉइस्चर होगा, राइट। तो वो मॉइस्चर के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ H+ H2CO3 बना लेता है, ठीक है, वाटर के साथ, ठीक है। तो CO2 वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ H2CO3 बना लेता है विच इज एसिड, और एसिड क्या रिलीज करता है, H+ करता है। तो समझ में आई H+ कहां से आया, ठीक है। चलिए मैम, ठीक बात है। अब क्या होगा, कैथोड पे ये रिएक्शन हो गई, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना आता है, 1.323 वोल्ट, ये हमने किया था, याद करो जब मैं तुम्हें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस बता रही थी, याद आ रहा है, ये हमने किया था, ठीक है।
हमने वो एनोड की रिएक्शन लिखी थी, याद करो, O2 लिबरेट हो रहा था, -1.23 था, बिकॉज दैट वाज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। तो अगर तुम दोनों की सेल रिएक्शन को पूरी कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखोगे तो ये आपको मिल रहा है। ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, ई नोट सेल 0.44 प्लस 1.23 दैट इज 1.67। और ई नोट सेल पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये कैसे हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, यस और नो। तभी तो हम कुछ करते हैं क्या, सालों साल पड़े रह जाते हैं, अपने आप मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या है, वाटर की प्रेजेंस में जंग लग जाता है। ठीक है, आपने देखे होंगे जो कोस्टल साइड, नहीं तो सुना होगा, देखा तो मैं भी नहीं गई अभी तक कोस्टल साइड, जाना बाकी है मेरा। कोस्टल साइड्स पे जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं बहुत ज्यादा उनमें रस्ट लगा होता है, राइट। सो यहाँ पे अब जो फेरस आयन प्रोड्यूस होंगे बेटा, ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है इनका इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट होता है Fe+3 में, जो कि which comes out as rust in the form of Fe2O3.H2O। इसी को ही मैं क्या बोल रही हूँ, रस्ट बोल रही हूँ। ठीक है, तो तुम्हें इसमें रिएक्शन याद रखनी है, रस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है। और क्या याद रखना है, अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं बेटा जो रस्टिंग को बढ़ा रहे हैं, कोई मुझे बताएगा क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो रस्टिंग को बढ़ाती हैं? मैम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो तो है। सरफेस अगर एसिडिक ऑक्साइड आप लोगे, जितना ज्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी तो उससे क्या होगा, उतना ही आपका कोरोजन इफेक्ट होगा, मतलब उतना ज्यादा कोरोजन होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यानी कि अगर पीएच बहुत कम होगी 7 से कम तो वहां पे कोरोजन बढ़ेगा। अगर एल्कलाइन मीडियम होगा, पीएच 7 से ज्यादा है 10, 11, 12 तो वहां पे कोरोजन कम होगा। यस और नो? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जैसे अगर सी वाटर में अगर मैं बात करूं, सी जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं बेसिकली उनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, जिसको हल्स ऑफ शिप्स कहते हैं, शिप की बॉडी, सी वाटर में बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं, जंक लग जाता है उनपे, तो इलेक्ट्रोलाइट कोरोजन को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस है, और आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेंगे तो कोरोजन वाले फैक्टर को वो बढ़ाएंगे। यस और नो? यहाँ पे आप ये लिख भी सकते हो, रेडिश ब्राउन कोटिंग, अगर लिखना चाहते हो तो। ठीक है, अब इससे क्या होता है बेटा, कोरोजन की वजह से क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली जो रस्ट की कोटिंग होती है ना, पोरस होती है, मतलब उसमें छोटे छोटे ऐसे छेद से होते हैं, तो उससे क्या होता है, और ज्यादा जो मॉइस्चर है वो उसमें होल में घुस जाता है, मतलब और आयरन को खोखला कर देता है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? जो ये कोटिंग है, जो रस्ट बेसिकली क्या है, रेडिश ब्राउन कोटिंग है ना, तो पोरस है, मतलब छेद है। अब और ज्यादा क्या मिल गया भाई, और ज्यादा मॉइस्चर क्या होगा, अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस में होगा तो उसको अंदर तक इम्पेक्ट करेगा, आयरन खोखला हो जाएगा, तो पूरा गला देता है उसको, राइट। तो एक ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, बाकी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो आप कर सकते हो। उसके अलावा बात आती है कि हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या मैम कोई तरीका भी है जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं? ठीक है, काफी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, it not only saves money but also helps in preventing accidents such as a bridge collapse or failure of a key component due to corrosion। सबसे सिंपलेस्ट है क्या, to prevent the surface of metallic object to come in contact with atmosphere। आप क्या करो, पेंट कर दो, क्या कर दो, पेंट कर दो, या फिर बिस्फिनोल की कोटिंग कर दो। बिस्फिनोल आपका केमिकल होता है बेटा, ये याद रखना है, पेपर में आएगा। फिर या तो पेंट कर दो उस सरफेस पे,
उस सरफेस को जहाँ पे बेसिकली आपकी रस्टिंग होने वाली है, तो वहां पे क्या करो आप पेंट कर दो उस सरफेस को, और या फिर आप बिस्फेनोल नाम के केमिकल को आप यूज कर सकते हो, राइट, ये आप कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, मेटल को किससे बचा के रखेगा, मॉइस्चर से बचा के रखेगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर से अटैक होने से बचा सकेगा इफ यू सरफेस कवर द सरफेस विद द पेंट और बाय सम केमिकल लाइक बिस्फेनोल। दूसरा तरीका क्या है कि आप सरफेस को कवर कर सको किसी दूसरे मेटल से, लाइक जिंक से कर दो, टिन से कर दो, दैट आर इनर्ट और रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से, अगर मैं अभी क्या हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यस और नो, अगर तुम उसकी जो सरफेस है उस पे तुम जिंक की लेयर लगा देते हो, जिंक की कोटिंग कर देते हो, तो तुमने पता है ना जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो जब वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में आएगा तो जिंक का कबाड़ा होगा, आयरन का नहीं होगा, बचा लेगा, वो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, यस और नो। ठीक है। दूसरा, एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड अ सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड फॉर अनदर मेटल। मतलब इसका मतलब क्या है, सेक्रीफिशियल का मतलब क्या है, इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। अभी क्या है, एनोड पे ये है, एनोड पे ये काम हो रहा है, तो अगर जो मान लो लेट से ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, अगर तुम इसको एक ऐसे मेटल से बांध दो, लेट से मैग्नीशियम से बांध दो या जिंक से बांध दो, तो क्या होगा, अब जो लेट से तुमने जिंक ले लिया, अब जिंक बिहेव करेगा एट एनोड और ये बिहेव करेगा एज अ कैथोड, यस और नो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अब ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब जिंक जो है जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यस और नो। और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो जो आयरन होगा, आयरन यहाँ पे आयरन +2, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रस्टिंग से बचा रहा है, यस और नो। तो इसने क्या की, जिंक, इसको हम बोलते हैं खुद की बलि दे दी, खुद की बलि दे दी, सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए हम इसको क्या नाम बोलते हैं, सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड। समझे, बोलो भाई। यस तो मैम। यानी कि क्या क्या चीज पढ़नी है तुम्हें, इधर आ जाओ। कोरोजन से कैसे बच सकते हो, या तो तुम सरफेस पे पेंट कर दो या फिर बिस्फेनोल केमिकल आप यूज कर सकते हो, उसकी कोटिंग कर दो, या फिर तुम कोई ऐसे मेटल की कोटिंग कर दो जो उससे ज्यादा रिएक्टिव आयरन से, ताकि उसका पहले हो जाए ऑक्सीडेशन, यस और नो। या फिर तुम क्या करो, जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसको आप बांध दो किससे, किसी ऐसे मेटल से जो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, तो अब नो डाउट वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और आयरन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो आप इससे रस्टिंग से बचा सकते हो, राइट। अच्छा, और आपको क्या ध्यान रखना है, रस्ट का फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन, आप 2 बार लिख लेना है इसको, आपको याद हो जाएगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में जो ऑक्सीजन होगा O2 विल कन्वर्ट इनटू वाटर बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन और 4 H+ बैलेंस कर देना उसको। और H+ कहां से आया, जो एटमॉस्फेयर में CO2 गैस है, पानी के साथ डिसोल्व होकर उसने बनाया कार्बोनिक एसिड H2CO3 विच बिहेव एज एसिड, और एसिड क्या देता है, H+ देता है, तो वहां से आया ये H+। इज दैट क्लियर? यस मैम। थोड़ा रटने वाली चीजें आए नो, बट इतना भी नहीं रटना कि तुम इसको ही रटते रहते और पूरे चैप्टर को छोड़ दिया। उसके अलावा फ्यूल सेल में क्या करना है, फ्यूल सेल में तुम ध्यान रखना, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो है इसको यूज किया गया था, इसकी रिएक्शन आप ध्यान रखोगे, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी 70% होती है एज कंपेयर टू थर्मल प्लांट, ये आप ध्यान रखना। हाँ, सेकेंडरी बैटरी में क्या रखोगे याद, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन एक याद रख लो, एनोड कैथोड, रिचार्जिंग की उससे उल्टा कर देना, समझ में आ गई, ठीक है। और जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो 1 मोल H2SO4 जब कंज्यूम हो रहा है तो कितना फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से जा रहा है, 1 फेराडे जा रहा है, यस और नो। और चार्जिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, H2SO4 और प्रोड्यूस हो रहा है,
ठीक है, ये आपको याद रखना है कैथोड और एनोड क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। ठीक है, हो गया। तो अगर आप इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेट्यूरेशन ऑफ अ मेटल, ये इतना भारी भरकम वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब होता है फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, क्योंकि मेटल पे क्या लग रहा है, जंक लग रहा है ना, इसलिए वर्ड यूज किया है। ठीक है, इट्स ओके, यू कैन यूज ऑल्सो एनसीईआरटी वाला लैंग्वेज, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं बेटा इससे रिलेटेड कौन कौन से कैसे कैसे सवाल जो है बन सकते हैं पेपर में। आइए, क्योंकि ज्यादा सवाल आते नहीं है ना इससे, इसलिए कह रही हूँ। सो तो नहीं गए सारे, तुम लोग ही करोगे ये सवाल, मैं नहीं करूंगी। आओ भाई, आपको बताने हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हैंड रेस करेंगे सारे बच्चे, गलत आए आंसर, सही आए। यशिता, यशिका, कार्तिक, नितिन, पूर्वांशी, गायब रहते हो भाई। कमल, जसिका, संजीत, संजीत, नितिन ना, या नीतीश, नीतीश, अच्छा नीतीश। वेरी गुड। अरे क्या बात है, 12 बच्चों ने हैंड रेस किया, शाबाश। नितिका, दिव्यांश, लवप्रीत, शगन, हेमंत, हरनूर, प्रियांशु, कार्तिक, निखिल, आरुषि, यशिता, बाकी सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, बोलते बोलते थक जाऊंगी मैं। प्रांशुल, भवानी, जनेश, वेरी गुड। अक्षिता, यशराज, ठीक है, काफी बच्चों ने हैंड रेस के लिए। बाकी क्या सो रहे हो क्या 10 बच्चे? अब यहाँ पे क्या बोला है, तुम एक बार काम करो, चैट में आंसर दो मेरे को, फटाक से दो, देखू तो सही कितना पल्ले पड़ा मेरा पढ़ाया हुआ। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, नो कोरोजन टेक्स प्लेस इन वैक्यूम। यस मैम, वैक्यूम में नहीं होगा भाई, मॉइस्चर होना चाहिए, पानी होना चाहिए। कोरोजन इज प्रोटेक्टेड बाय हाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो मैंने बोला ना, कोटिंग कर दो, ये फॉर्मूला होता है रस्टिंग का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में कोरोजन और ज्यादा बढ़ता है तेजी से। यस, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, उसमें आयंस होंगे, आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो भाई कोरोजन में क्या कर रहे हो, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, तो भाई साहब कोरोजन का रेट बढ़ेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, शाबाश मेरा बेटा। और पढ़ते हैं, 2024 में एक सवाल आया हुआ था, करो, ट्राई कर सकते हो इसको करने का, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो कौन सी सही नहीं लग रही आपको स्टेटमेंट, बताओगे जरा मेरे को। ए ऑप्शन। कोटिंग ऑफ, वेरी गुड, ले लिए भाई तुमने 4 नंबर, और क्या लेके मानोगे, शाबाश। वो क्या बोल रहा है, कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टिन प्रिवेंटिंग रस्टिंग प्रिवेंट्स, अभी अपन ने कहा ना टिन या जिंक की वो कर सकते हो सरफेस पे, वो कह रहे हैं कि वो प्रिवेंट करेगा इवन इफ द टिन कोटिंग इज पीलिंग ऑफ। एक बार बताओ, टिन की कोटिंग निकल जाएगी फिर थोड़ी ना वो प्रिवेंट कर पाएगा, ये सुनो समझ के भाषा को। तो ये नोट करेक्ट हो गया, बोलो भाई, यही पूछा था आपको। फिर वो पूछ रहा है जब पीएच 9 और 10 से ऊपर जाएगी, मतलब बेसिक मीडियम हो रहा है सॉल्यूशन का, मतलब बेसिक मीडियम है, पीएच अगर 9 से 10 तो रस्टिंग नहीं होगी। याद करो एसिडिक मीडियम में है, H2CO3 H+ जनरेट कर रहा है। फिर वो कह रहे हैं डिसोल्व एसिडिक ऑक्साइड, अगर तुम वाटर में भाई साहब एसिडिक ऑक्साइड ले लोगे तो भाई वो तो बढ़ाएगा कोरोजन को, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर वो कह रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन इज
envisaged as setting up of electrochemical cell on the surface of iron object. Yes, जो rusting of iron है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है आयरन पे. आयरन के सरफेस पे ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पे दूसरी साइड रिडक्शन हो रहा है. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. हमें क्या बताना था? नोट करेक्ट बताना था. दैट इज वाई हमारा आंसर क्या ठीक होगा मेरा बेटा? बोलो भाई. ए ठीक होगा. तो ये देखो ये क्वेश्चन था 2024 में. 2023 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं. आइए पढ़ो इसको. पढ़ो पढ़ो. बेटा माइक म्यूट बेटा. यू कैन टेक योर नोट्स हेल्प. जो मैंने वहां पे लेट स्टोरेज वाला लिखवाया था ना डिस्चार्जिंग का. क्या था डिस्चार्जिंग में? एनोड क्या था? बोलो भाई. लेड था. ये बन रहा था हमारा. कैथोड में क्या था? PbO2 था, जो लेड सल्फेट में जा रहा था. याद करो. आगे तुम फिर बैलेंसिंग कर रहे थे, है ना? चलो, तो होगा क्या देखना भाई. एक तो सबसे सिंपल मेरे को लग रहा है जो ठीक होगा. देखो ये तो गलत है ना. लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैक विद PbO2 एज एनोड. ये तो गलत हो गया. ठीक है. लेड स्टोरेज बैटरी हैज 38% ऑफ सोल्यूशन. ये ठीक है. तो सेकंड वाला तो सॉरी थर्ड वाला तो हटा दो. अब फोर्थ ठीक होगा और सेकंड भी ठीक है. अगर सेकंड ठीक है तो फर्स्ट वाला नहीं ठीक हो सकता, है ना? आ जाओ देखते हैं एक बार. सेकंड में क्या बोल रहे हैं? जब बैटरी की चार्जिंग करोगे तो लेड सल्फेट ऑन कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2. बात ठीक है क्या? जो PbSO4 है वो कन्वर्ट हो जाएगा PbO2 में. देख रहे हो? एक सेकेंड मेरे को देखने दो. मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी. हाँ, सेकंड तो अच्छा. सेकंड फोर्थ तो सेकंड तो है ही ठीक. अच्छा हाँ ठीक है. सेकंड तो ठीक ही है. करेक्ट है ये. राइट. और फर्स्ट क्या हो जाएगा फिर? फर्स्ट फिर गलत हो जाएगा अगर सेकंड वाला ठीक है. तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है? सोल्व करना. ठीक है जी. बोलो भाई. तो यस, इस तरीके से वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं. थोड़ा सा इक्वेशन को एक दो बार लिख के देख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा. ठीक है, हो जाएगा. चलो आओ. अच्छा ये वाला तो कर लोगे ना. लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है. ठीक है. और जब डिस्चार्जिंग होती है तो क्या होता है? H2SO4 तो कंज्यूम होता है. राइट. क्या बनता है? PbO2. क्या बनता है बताओ मेरे को? वाटर बनता है. क्या बनता है? बताओ क्या बनता है? मैम वाटर बनता है. बाकी सारे कंफर्म करो. वाटर मैम. वाटर. ठीक है. ये Water. रिएक्शन इसलिए याद रखना. कहाँ गई हमारी एनसीईआरटी वाली रिएक्शन? ये देखो भाई. ठीक है. बोलो. चलो आ जाते हैं हम आगे.
बस दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यही तुम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मैंने ऊपर आप लोगों को एक बार बताया था, देख लेते हैं एक बार। आ जाओ एक बार बेटा, ये वाला क्वेश्चन है जो मैं दोबारा करा रही हूँ, एक बार देखना। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको नोट्स में ऐड कर लेना है। देखो यहाँ पे ये था, हम कल पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 600 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl फॉर 5 मिनट चेंजेस द पीएच ऑफ सॉल्यूशन टू 12। तो इसमें क्या था, याद करो एक बार, एक्वस NaCl में हमने क्या देखा था, वाटर का क्या हो रहा था, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था। हाँ या ना, यही इक्वेशन थी, प्लीज कंफर्म करिए। यस मैम। ठीक है। यस मैम। और उसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, Cl2 गैस लिबरेट हो रही थी, ये देखो। फाइनल इक्वेशन क्या बन रही थी, इतना आ गया, ये तो हमने कर लिया था, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस आपको मिल रहे हैं, इट मीन सॉल्यूशन इज बेसिक। तो सॉल्यूशन का पीएच कितना है, 12, तो पीओएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस 12, पीएच प्लस पीओएच इज 14, तो 2 हो जाएगा। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻², राइट। अब इसमें क्या ध्यान रखना था, हम लोगों को करंट निकालना था। फॉर्मूला तो यही लगाओगे आप, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। मोलर मास को नीचे ले आओगे, वो नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा। तो कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम बाय एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी, यही कर रहे थे। अब लोचा क्या है, एन फैक्टर का है। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि एन फैक्टर हम पर मोल के लिए बताते हैं। तो आप यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ले रहे हो वो किसकी ले रहे हो, OH नेगेटिव की ले रहे हो ना, तो आपको पर मोल की बतानी है, मतलब 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव का क्या एन फैक्टर होगा वो आपको बताना है। तो जब 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव आपको मिल रहे हैं तो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, ठीक है। 2 फैराडे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, यानी कि 2 फैराडे यू नीड टू रिक्वायर। अगर मैं 1 मोल OH नेगेटिव की बात करूंगी तो क्या आपको होगा, 1 फैराडे, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्योंकि हम बात करते हैं पर मोल की, तो यहाँ पे एन फैक्टर ऑफ 1 लेते हैं, राइट। वैसे मैंने ये करा दिया था, बट ये चीज बताना मेरे रह गया था, बट ये लिख लेना आप, ठीक है, कि पर मोल। अब तो हो जाएगा। कंसंट्रेशन वॉल्यूम आपको दे ही रखा है, राइट। अब आप सोल्व कर लेना इसको, ठीक है जी। करंट आपको निकालना था क्या, हाँ। टाइम आपको दिया हुआ है 5 मिनट 300 सेकेंड हो जाएगा। नाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी वो कर लेना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला है अभी। अगर कल की क्लास देख ली होगी तो आ गया होगा, राइट। चलो अब एक काम कर सकते हो क्या तुम, एक बार ये क्वेश्चन करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, करना एक बार, क्या समझ में आ रहा है। एक बार पढ़ लो बस।
आया कुछ समझ में, ऊपर से गया सवाल, प्लीज बताइए। अब इसने अगर तुम्हें ध्यान से देखो तो इसने इलेक्ट्रोलिसिस और आपका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इन्होंने बनाया है नीचे, उसका वो दे दिया ना सेटअप, मतलब फैराडेज लॉ का बेसिकली दे दिया इन्होंने, देख रहे हो, फैराडेज लॉ और गैल्वेनिक सेल का सवाल दे दिया इन्होंने, दिख रहा है आप सभी को? देखना क्या बोला हुआ है, थोड़ा सा पढ़ोगे? मैम ये तो देखा देखा लग रहा है, हमारा गैल्वेनिक सेल है ये, है ना? तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वॉज पास थ्रू, ये सॉल्यूशन है, मतलब आपने जो सॉल्यूशन लिया हुआ है कॉपर 2+ का, उसकी कंसंट्रेशन 1.5 मोलर है और वॉल्यूम 1 लीटर है, समझ में आया? इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, कॉपर 2+ आयन के मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल, यानी कि 1.4 मोल, यस और नो? आया ना? ठीक है, स्टार्टिंग इनिशियली ये थे, यस और नो? और जब कॉपर +2 बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जाएगा तो तुम मुझे बता सकते हो क्या होगा? मैम जब आप 2 फैराडे पास कर रहे हो तो 1 मोल कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है, यस और नो? और जब आप 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कितना होगा, 1/2, दैट इज 0.5, यस और नो? बोलो, 0.5 मोल। पहले इतने मोल थे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद इतने हो गए, तो रिमेनिंग आयंस इन सॉल्यूशन कितने होंगे, कोई मुझे बताएगा बेटा? बोलो, अरे बोलो, पहले इतने थे इतने हो गए, माइनस ही तो करना है भाई, कितना हो गया? 1 मोल। 1 मोल हो गया, ठीक है। अच्छा मैम, बात तो ठीक बोली आपने। अच्छा अब आगे आओ, ये डिफिकल्ट सवाल में मैं इसको कंसिडर करूंगी क्योंकि इसमें मल्टीपल 2 कॉन्सेप्ट को मिला है। 0.1 फैराडे पास किया गया है, इतना है, तो एजी का जो सोल्यूशन है वो कितना है, 0.2 मोलर 1 लीटर, यानी कि कितने मोल हो गए, 0.2 मोल हो गए इनिशियली। तो एजी प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके एजी में जाएगा, तो जब आप 1 फैराडे पास करोगे तो 1 मोल एजी का डिपॉजिट होगा, और जब आप 0.1 फैराडे करोगे तो 0.1 मोल होंगे, ये डिपॉजिट हो गए। देखो पहले इतने थे, अब तुमने 1 फैराडे चार्ज पास किया तो इतना डिपॉजिट हो गया, तो बच्चा कितना, 0.1। वेरी गुड। रिमेनिंग आयंस इन सॉल्यूशन कितना हो गया, 0.2 माइनस 0.1, दैट इज 0.1। इतना समझ में आया तुम्हें? कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0.1 मोल पर लीटर हो जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम 1 लीटर है, राइट? ये हो गया। अब वो कह रहे हैं आफ्टर दिस द 2 सेल्स वर कनेक्टेड, मतलब अब क्या ये काम हो गया, अब दोनों सेल्स को इस तरीके से इस सेटअप में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया ये, जिसमें हम गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है ईएमएफ निकाल दो। अब ईएमएफ कैसे निकालते हैं मेरा बेटा? मैम ये तो हम नॉइस इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे। अब देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको हम कैथोड बना देंगे, यस और नो? और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसको हम क्या बना देंगे, एनोड। ये बात मालूम है सबको? हाँ मैम ये तो बहुत अच्छे से मालूम है। एनोड। तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऊपर वाले को भी ये बना दो सो दैट इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल आउट कर लें, तो ये हो जाएगा -0.34। ठीक है, क्यों -0.34? क्योंकि मैम ये रिडक्शन पोटेंशियल था। ऐसे ही क्लास से तुम जाते रहोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें क्या चल रहा है, बाल खींचने लग जाओगे अपने बैठ के, ऐसी हालत हो जाएगी अगर नहीं ढंग से पढ़ा तो तुम लोगों ने, जो बीच बीच में से तुम निकलते रहते हो। अगर तुम्हें लग रहा है रिचार्ज खत्म हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, तो यार करवा के बैठो ना भाई, बहुत मेहनत लगती है यार इस चैप्टर को पढ़ने में और पढ़ाने में भी। टीचर जान लगा देता है इसमें पढ़ाने में, और तुम ऐसे करोगे, आ रहे हो जा रहे हो क्लास से, तो धेले भर का समझ में नहीं आएगा। मैं तो सीधी बात बोलती हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ ये क्वेश्चन करा रही हूँ, मैं तो करवा चुकी हूँ पूरा चैप्टर खत्म। मैं हर क्लास में तुम्हें 2-2 क्वेश्चन भी करा सकती थी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उससे समझ में ही नहीं आएगा बच्चों को। कोई भी नोट्स उठा लो, 7-8 से कम क्वेश्चन मिल गए तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए।
और तुम लोग आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, पता नहीं क्या बना रखा है। पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो, पहले तो पूछ लो खुद से आज बैठ के। ठीक है, जब इसको बैलेंस करोगे तो देखना, मतलब फाइनल सेल रिएक्शन लिखोगे तो देखो ये बनेगी, और इसका ये कितना आएगा 6, 0.46, हाँ या ना? यस मैम। तो आपको ईएमएफ निकालना है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस कितना लेना उसने बोल रखा है 0.06 बाय एन। लोग किसकी कंसंट्रेशन बेटा? कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन डिवाइड में, ये तो सॉलिड है ना, इनकी आप कंसंट्रेशन नहीं लोगे, Ag+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, बिकॉज़ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये है। क्या हमारे पास सारी चीजें हैं? ई सेल इन्होंने दे रखा है क्या? नहीं, वो तो निकालना है। ई नोट सेल कितना है 0.46, एन कितना है 2, देखो ठीक है, यही है, बोलो। लोग कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 1, और इसकी कितनी है 0.1 का स्क्वायर। निकल जाएगा क्या? ऊपर Yes, चला ma'am. जाएगा 100, लोग 100 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया, तो 0.4 में से क्या माइनस करना है तुम लोगों को? 0.06, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चन। तो क्या किया एक बार फिर देख लो। अपने को ये बोला हुआ था, ध्यान से देखो, कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किए इस सॉल्यूशन से कॉपर। देखो पहले इतना सॉल्यूशन था, तुम खुद सोचो जब हमारे पास सॉल्यूशन पड़ा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसा सेटअप होता है, आप कैथोड और एनोड यूज करते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें सॉल्यूशन है कॉपर का जिसका इतने मोल्स हैं, कितने 1.5 मोल्स हैं। अब क्या कर रहे हो तुम, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो उन जो सॉल्यूशन में मोल्स हैं, अब तो कुछ मोल तो वो डिपॉजिट भी हो जाएंगे, राइट। तो 1 फैराडे चार्ज पास करने से कितने मोल डिपॉजिट हुए 0.5, तो बच कितने गए 1.5 माइनस 0.5, दैट इज 1। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1 मोल पर लीटर, बिकॉज सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 1 लीटर। सेम ऐसे सिल्वर का आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। अब आपको क्या किया, उनको गैल्वेनिक सेल वाले सेटअप में जोड़ दिया। अब तुमने ईएमएफ निकालने तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट को मिला के जो है वो आंसर पूछा गया है, राइट। इस तरीके से इसको कर, ठीक है क्या? किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। और हाँ, अगर आपके डाउट पर्सनल ग्रुप में नहीं रिजोल्व होते हैं, क्योंकि मल्टीपल मैसेज हो जाते हैं, कई बार नहीं पता चलता है, तो प्लीज आप वेट मत किया करो, या तो आप मेरे को दोबारा टैग कर दिया करो उस ग्रुप में, है ना, या फिर मेरे को डाउट ग्रुप में पूछ लिया करो, तुम्हारी मर्जी है। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपका संडे को टेस्ट है, राइट। अब आपको ये प्रिपेयर करना है फिर, ठीक है। आपसे जो इस क्वेश्चन में आंसर पूछा था वो मिली वोल्ट में पूछा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इसलिए मैंने लिया नहीं। तो मिली वोल्ट में पूछा जाएगा तो तुम कर लोगे ना चेंज उसको, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 400 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो नहीं बोल रखा है तो फिर 0.40 इज योर फाइनल आंसर। एमसीक्यू हो सकता है वो, क्योंकि इंटीजर बेस्ड में वो, अगर मान लो न्यूमेरिकल आता है तो इंटीजर बेस्ड में पूछा नियरली इंटीजर, तो उसमें आप डेसिमल में आंसर नहीं देते हो, तो इसीलिए वो मिली वोल्ट में किसी में कुछ पूछ लेता है, तो आप यूनिट देख लेना किस में पूछ रखे, बाकी आंसर वुड बी 0.40, राइट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जब आप ऐसे टाइप के सवाल करते हैं ना मेरा बेटा, आपका दिमाग बहुत ज्यादा काम करने लग जाता है, मतलब आप सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है हमारी। बट व्हेन वी सोल्व इजी क्वेश्चन ना,
तो हमारा जो लिमिटेशन है ना उस चीज को करने का या समझने का वहीं तक लिमिट रह जाता है। क्या ये बात मानते हो? ये हमारी मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, ये चीज मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। जब मैं एज अ टीचर ऐसे क्वेश्चन लाती हूँ जो कि हैं थोड़े सोचने वाले, तो यार एज अ टीचर हमारी भी नॉलेज बढ़ती है कि अच्छा इस तरीके का सवाल भी आ सकता है पेपर में। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ इजी क्वेश्चन करने से तुम जेई नहीं निकाल पाओगे, टू बी ऑनेस्ट। आप क्वालिफाई बेशक कर जाओ, वो बच्चे जिनको एडवांटेज है कैटेगरी का, बट सिर्फ इजी क्वेश्चन के बेसिस पे हम जेई नहीं निकाल सकते। हाँ, इजी मीडियम क्वेश्चन अगर तुमने कर ले तो भाई तुम्हारी आ जाएगी रैंक, प्रिंस वाले जो परसेंटाइल थे आ जाएंगे उसके। तुम्हें क्या लगता है वो बच्चा या जो बाकी बच्चे अच्छा करके आए वो क्या इजी क्वेश्चन करके आए थे? नहीं, उन्होंने डिफिकल्ट सवाल भी अटेम्प्ट किए थे, राइट? तो इसीलिए इजी इजी के चक्कर में मत पड़े रहो। हाँ, जब तुम टॉपिक पढ़ते हो तो सबसे पहले इजी सवाल करो, यस और नो, फिर उसके बाद तुम मीडियम सवाल कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना है आपको। बिना ट्राई करे